नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में राजनीतिक दलों के नेताओं की एक आदत है, बहुत से नेताओं की, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो आरोप लगा के आगे निकल जाते हैं, जिसको कहते हैं स्पिट एंड रन, कि जो है थूको और भागो। तो आरोप लगा दो, सच हो ना हो, और उसके बाद जो है जिस पर आरोप लगा है वो सफाई देता फिरे कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, ऐसे गलत है, वैसे गलत है। अब होता ये है कि इस तरह की बात जब एक बार सार्वजनिक रूप से सामने आती है तो बहुत से लोग जो जानते होते हैं जिस पर आरोप लगा है वो नहीं मानते, लेकिन कुछ लोगों के मन में शंका हो जाती है कि हो सकता है सही हो, क्या पता, हमको तो पता नहीं है, कोई जांच तो हुई ही नहीं है। उसके बाद जो है ऐसे लोगों की अक्सर मांग होती है कि जांच करा ली जाए, और वो टाइमिंग देखते हैं कि जांच अगर हो भी तो इतना समय ना हो कि जांच करा के उनके आरोप को गलत साबित किया जा सके और उनका जो तात्कालिक फ़ायदा है वो हो जाए। तो इस कड़ी में अगर मुझे किसी का नाम रखना हो, किसी राजनेता का सबसे ऊपर, तो उसमें आते हैं अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन के दौरान किस तरह के आरोप लगाए, किसी नेता को, किसी मंत्री को छोड़ा नहीं जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप न लगाए हों। उनमें से ज़्यादातर लोग चुप रह गए, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए। जो अदालत में गए वहाँ लगभग सभी मामलों में अरविंद केजरीवाल को लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी, कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी, बाहर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस तरह का आरोप आप किसी के भी खिलाफ लगा दीजिए कि ये भ्रष्ट है, ये बेईमान है, ये चरित्रहीन है, अब वो सफाई देता रहे। और जो सफाई नहीं देता है उसके बारे में लोग मान लेते हैं कि मौन जो है स्वीकृति का लक्षण है। वो होता इसलिए है, इसलिए इनका काम चल जाता है, इसलिए इनका धंधा चलता है कि ज़्यादातर लोग चुप रह जाते हैं, जवाब नहीं देते। तो पिछले दिनों, बल्कि 2 दिन पहले ही एक आरोप लगाया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कांग्रेस की महासचिव है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में खूब दौरे कर रही हैं। उनकी बात माने तो कांग्रेस तो सब नंबर 1 पर है, लेकिन मुझे तो कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो एक अलग बात। उन्होंने आरोप लगाया, और आरोप लगाया कब? जब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं जो अखिलेश यादव के करीबी थे, उनके घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। तो उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि कुछ बरामद नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। लेकिन इनकम टैक्स की जो रिलीज़ आई है उसमें इनकम टैक्स जब इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी करता है तो उसमें किसी का नाम नहीं देता। वो सिर्फ इतना उसमें कहा जाता है कि जो छापा डाला गया उसमें इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। जो इस छापे के बारे में रिलीज़ आई है उसमें कहा गया है कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का, अघोषित संपत्ति का पता चला है, और बहुत से डॉक्यूमेंट मिले हैं, नकद भी बरामद हुआ है। कितना हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी विशेष नहीं है। अब उसके बाद अखिलेश यादव ने, तिलमिलाए हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार उनकी और उनकी पार्टी के नेताओं के फ़ोन टैप कराती है, फ़ोन सुनती है। और यहाँ तक तो गनीमत है, इस तरह का आरोप हर विपक्षी दल जो है सत्तारूढ़ दल पर लगाता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि रोज़ शाम को बैठकर मुख्यमंत्री ये फ़ोन टैपिंग जो है उसमें क्या बोला गया सुनते हैं। जिन लोगों ने भी करीबी होना छोड़िए, उनके सिस्टम में होने की बात छोड़िए, जो लोग योगी आदित्यनाथ को जानते हैं उनको तो इस बात पर विश्वास होगा नहीं कभी। लेकिन अगर आप नहीं भी जानते और उनका दिन भर का शेड्यूल देखेंगे, दैनिक जो उनका कार्यक्रम है वो देखेंगे, तो फ़ोन टैपिंग सुनने का उनके पास 1 मिनट का भी कभी समय रहता होगा, ये भी मानना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि विपक्ष की जो उत्तर प्रदेश की तीनों पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों के नेता मिलकर जितने दौरे किए होंगे पिछले 6 महीने में, उससे ज़्यादा, बल्कि उसका कहें कि अगर 2 गुना 3 गुना दौरे अकेले योगी आदित्यनाथ ने किए हैं तो गलत नहीं होगा। तो जो व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच में रहता है उसको किसी का फ़ोन टैप कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आरोप सिर्फ इसी नीयत से लगाए जाते हैं कि कुछ लोग तो भरोसा कर लेंगे। सरकारें फ़ोन टैप कराती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फ़ोन टैप कराने के 2 तरीके हैं। एक है जो है कानूनी रूप है, जिसमें आप जो है कानूनी तरीके से फ़ोन टैप करा सकते हैं,
विशेष परिस्थितियां हैं, उसके लिए एक एसओपी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई है। और दूसरा गैर सरकारी तरीके से आरोप, ज़्यादातर ये गैर सरकारी वाले लगते हैं, लेकिन उसमें कभी कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तो इसलिए आरोप लगाना आसान होता है। सरकारें भी जो है इसका जवाब जो है सिर्फ इतना देती हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, किसी का फ़ोन टैप नहीं कराया। लेकिन फ़ोन टैपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ आज, जो प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगाया है उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स तो छोड़िए, हमारे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किया गया और ये जानना चाहती थी, हमारे परिवार पर नज़र रखना चाहती है मोदी सरकार और जानना चाहती है हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें, इसलिए बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब ये ऐसी बात है, किसी को भी बुरा लगेगा सुनकर, किसी को भी लगेगा कि भाई आपका राजनीतिक विरोध है वो अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को, परिवार को इसमें क्यों घसीटते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये आरोप जो है लगाकर वो निकल गई। उनको लगा कि इस जो सिलसिला चल रहा आरोप लगाने का और चुनाव का मौसम है, इसमें क्या होगा, पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा या सरकार जो है जवाब देगी कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। ये करने की बजाय सरकार ने ये किया कि सुओ मोटो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने शिकायत दर्ज कर ली और शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जांच सौंपी गई है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, CERT को। यही इस तरह के मामलों की जांच करती है ये एजेंसी। शुरुआती जांच में पता चला है, जो बात सामने आई है उसमें ये कि प्रियंका वाड्रा का बेटा रेहान जो है, उसके इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स और इस तरह की चीज़ें हैं। कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, कोई राजनीतिक बयान नहीं है और कोई उसमें राजनीतिक जो है बातचीत नहीं है। दूसरा, उनकी बेटी के अकाउंट में जो है सिर्फ 2 या 3 परिवार के फोटोग्राफ्स हैं और कुछ नहीं है, वो इनएक्टिव है इंस्टाग्राम पे। जिसका अकाउंट चल नहीं रहा है, जिसके अकाउंट में किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं हो रही है, उसका अकाउंट सरकार, कोई भी सरकार क्यों हैक कराएगी। तो अभी जांच की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आनी है, लेकिन जिसको कहते हैं ना ये धुप्पल में मार के निकल लो, जिसको अंग्रेज़ी में ब्लफ करना कहते हैं, वो ब्लफ जो है, वो जो ये धुप्पल वाली नीति है प्रियंका वाड्रा की, उसका पर्दाफाश होने वाला है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये जो है हमेशा से इस परिवार ने इसकी शुरुआत 1977 से की। अगर और पहले की बात छोड़ दें तो 1977 में संजय गांधी को जब लगा कि अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हुआ उस दिन शाम को सुल्तानपुर के आसपास उन्होंने अपनी जीप पर फायरिंग करवाई, खुद ही फायरिंग करवाई और ये कहा कि जो है हमारे ऊपर हमला हुआ, हमको जान से मारने की कोशिश हुई। पुलिस जांच में पाया गया कि सब फर्जी था, खुद ही कराया गया था, स्टेज मैनेज था। तो इस तरह का काम, और इसमें जो है अगर अरविंद केजरीवाल के बाद किसी और नेता ने महारत हासिल की है तो वो है श्रीमान राहुल गांधी, जो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। आपको राफेल का याद होगा, राफेल में उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है, इसलिए 30,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में डाल दिए। ये वो सुबह दोपहर शाम बोलते थे। अब आप देखिए 30,000 करोड़ का जो है सच सामने आ गया। कोई भी इस तरह का जब सौदा होता है, रक्षा सौदा होता है, तो उसका 50%, लगभग 59,000 करोड़ का सौदा था, 60,000 मान लीजिए, तो उसका आधा लगभग 30,000 करोड़ का सामान उस देश को खरीदना पड़ता है जिस देश ने हथियार खरीदा है। तो राफेल में था कि 29,000 कुछ 100 करोड़ का सामान भारत से फ्रांस की सरकार को खरीदना था। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो चावल गेहूं भी हो सकता है, वो दूसरा कोई सामान भी हो सकता है। उसके तहत या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उतने का इन्वेस्टमेंट करें देश में और कुछ बनाएं। तो लगभग 100 कंपनियों को ये काम फ्रांस की सरकार ने दिया। उनमें टाटा भी थी, उनमें महिंद्रा भी था और उसके अलावा तमाम भारतीय कंपनियां थीं। उनमें अनिल अंबानी की भी एक कंपनी थी जिसको 2,900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्या दूसरे जो जहाज़ जो है
वो राफेल बनाने वाली कंपनी करती है, उसके डैने जो पंख होते हैं वो बनाने का, एल्युमिनियम का जो होता है वो बनाने का काम मिला था, जिसको 30,000 करोड़ बता रहे थे। उसके अलावा तमाम तरह के झूठ बोलते रहे, सब सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया था, आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये दो लोग ऐसे हैं जो किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और बिना चेहरे पर शिकन आए, सरासर झूठ हो, 100% नहीं 100% से ज़्यादा झूठ हो, तब भी वो बोलेंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो गलत साबित हो जाए, उनको माफ़ी मांगनी पड़े, तब भी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस नीति को प्रियंका वाड्रा ने भी अपना लिया है। नई नई आई है राजनीति में, उनको लगता है कि ये बड़ा कारगर ढंग है। एक समय आपको याद होगा कि जब दिल्ली में 2015 में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार जीती थी, जब उसको 70 में 67 सीटें, 67 सीटें मिली थी 70 में से, तब राहुल गांधी ने जिस दिन चुनाव नतीजा आया था, प्रेस से बात करते हुए कहा था कि हमको आम आदमी पार्टी से कुछ सीखना चाहिए। तो ये सीखा उन्होंने कि आरोप लगाओ। उनको लगा कि कोई संगठन नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी बनी, चुनाव लड़े और एक चुनाव में जो है सत्ता से थोड़ा दूर रह गए, दूसरे चुनाव में सत्ता में आ गए, इतने भारी बहुमत से आ गए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की ये जो रणनीति है अरविंद केजरीवाल की, वो बड़ी कारगर है, चुनाव में बड़ा फ़ायदा देती है। इसी फ़ायदे के चक्कर में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने घूम घूम कर ये नारा लगवाया, चौकीदार चोर है। तो किसी ने तो सुना नहीं। असल में एक ग्रंथि है परिवार में जो बोफोर्स के समय हुआ। बोफोर्स के समय जिस तरह का नारा लगा, उसको ये परिवार भूल नहीं पाया। तो जब भी अब और कोई विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई ऐसी बड़ी पार्टी है नहीं जो सत्ता में आए, जो उस समय कांग्रेस के विरोध में थी। केवल बीजेपी आई, 98 में आई, 98 से 2004 और उसके बाद अब 2014 से। तो उनको लगता है कि कोई तो चीज़ ऐसी खोजी जाए जिससे पलटकर वो आरोप लगाए जा सके। तो बदले की भावना से ये जो आरोप लगाए जाते हैं, इनका जनता पर ज़्यादा असर नहीं होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह के भ्रष्टाचार का या बेईमानी का या देश के विरोध में काम करने का कोई भी आरोप सुनने को भी लोग तैयार नहीं होते। इस मामले में कोशिश गांधी परिवार की लगातार जारी है, सफलता अभी तक नहीं मिली है। पेगासस का मामला आया तो राहुल गांधी ने कहा कि उनका भी फ़ोन जो है उसमें पेगासस स्पाईवेयर डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बना दी है, एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। उसने अखबार में बयान देकर, और शायद विज्ञापन भी था, देकर कहा है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया या जिनको लगता है कि उनके फ़ोन में ये मैलवेयर है, स्पाईवेयर है, वो आकर जो है वो अपना फ़ोन सबमिट करें जांच के लिए। मुझे मालूम नहीं कि राहुल गांधी ने सबमिट किया कि नहीं। जिस दिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया था उस दिन से सरकार और बीजेपी कह रही है कि भाई अगर आपके फ़ोन में स्पाईवेयर था तो आप जांच के लिए दे दीजिए। तो उस समय तो दिया नहीं, ये लगाया कि जो है सरकार जो है सही रिपोर्ट नहीं देगी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, बीच में सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि दिया नहीं होगा, ये मानकर चलिए। दूसरी बात है, जो लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को बीच में लाते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती होगी, मेरे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है। आपको याद है अरविंद केजरीवाल का अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि न कांग्रेस से कभी समर्थन लेंगे न कांग्रेस को कभी समर्थन देंगे। पहले मौके पर कांग्रेस से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बने और तमाम वादे किए थे कि लाल बत्ती से नहीं चलेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे, क्यों लेना चाहिए, सुरक्षा नहीं लेंगे, जो जो कहा था नहीं लेंगे वो सब किया। तो इस तरह से बच्चों को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, और अब जिस तरह से प्रियंका वाड्रा ने किया है कि मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है, अगर ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साबित हो गया कि उनके बच्चों के अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ,
तो क्या जवाब देंगी? अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगी? अपने समर्थकों को क्या जवाब देंगी? देखिए, राजनीति में आप हैं, राजनीतिक आरोप लगाएं अपने विरोधी पर, अगर वो सत्ता में है उसकी खामी निकालें, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अपने बच्चों का इस्तेमाल, उनको ढाल बनाकर राजनीतिक फ़ायदा उठाना, इससे घटिया राजनीति मेरी समझ से नहीं हो सकती है। और इसका प्रचलन बढ़ रहा है। लोगों को लगता है, देखिए, भारतीय जो समाज है वो परिवार को लेकर और ख़ास तौर से बच्चों को लेकर बड़ा संवेदनशील होता है। वो अक्सर झूठी बात को भी सही मान लेता है अगर कोई अपने बच्चे की कसम खा के कहे या अपने बच्चे का नाम लेकर कहे। इसी साइकोलॉजी का, इसी जो मनोवृत्ति है लोगों की, जो सोच है लोगों की, उसका फ़ायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल, अपने बच्चों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा ने जो किया है उसका सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ये चुनाव तक नहीं चलने वाला, ये चुनाव के बीच में ही रिपोर्ट आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी जांच की ज़रूरत भी नहीं है। ये जांच बड़ी आसानी से बहुत कम समय में हो सकती है। तो बच्चों का इस्तेमाल, अपने परिवार के लोगों का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ईश्वर के लिए बंद कीजिए। इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती। आप इससे नीचे और कहाँ गिरेंगे? तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।